दोस्तों जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि मैं आज से जीएस पॉइंटर की सीरीज शुरू करने वाली हूं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जब आप रिवीजन करेंगे अपना घटना चक्र का। तो घटना चक्र लास्ट टाइम पर 700-800 पेज की हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, इन सब का करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप प्री से पहले करते हैं। तो आप लास्ट टाइम पर इसको रिवाइज करके अपनी जो भी रिविजन है उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करेंगे। और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न फंसते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि घटना चक्र शुरू से ही यूपी पीसीएस चाहे आरओ हो एआरओ हो, इन सब में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। तो आज हम पार्ट फर्स्ट करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के 4 से 5 टॉपिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कोई भी आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, कोई भी यहाँ पर विवरण नहीं मिलेगा। सीधे सीधे जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनके क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल योजना किससे संबंधित है, तो डी अल्मीडा से संबंधित है। वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचे थे, तो 1498 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये इसका आंसर रहेगा। दूसरा, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था किसने, जमोरिन ने करा था गुजरात में। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे दूसरे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सही सुमेलित करना है हम लोगों को। तो समुद्री यात्री और देश दे रखे हैं यहाँ पे। वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल से था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से थे, तो ये स्पेन से थे। कैप्टन कुक कहाँ से थे, तो ग्रेट ब्रिटेन से थे। तस्मान होलैंड से थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकुर्क था। पुर्तगालियों ने भारत के प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था, तो कोचीन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किसने करा था, तो पुर्तगालियों ने करा था। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली और श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी, हुगली और चिंसुरा थे। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन बता दीजिए, तो कथन दे रखे होंगे, तो इसमें सही कथन क्या है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति कौन थी, पुर्तगाली थी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया गया था, किसने बनाया था, तो पुर्तगालियों ने बनाया था। कलकत्ता के संस्थापक कौन थे, तो जॉब चार्नॉक थे। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में खोला था। जी हाँ दोस्तों, मछली पट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहले कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास में कब्जा किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले कौन थे, तो ब्रिटेन के लोग थे। सही कथन तो इसमें था, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उनको फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यहाँ पर आप रिलेट कर पाएंगे अगर आपने घटना चक्र पढ़ी होगी अच्छे से। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर दे रखे हैं, तो आपको वही करने हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, किसे, लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था, तो अकबर था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, तो जहांगीर के काल में करा था। सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कौन थी, तो सूरत में थी। दूसरी ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी थी, तो सूरत में करी थी। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में करे थे। ठीक है दोस्तों, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वेल्ली के स्थान पर हराया था, थॉमस बेस्ट ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, किसने, तो अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी, तो सूरत में थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, पुर्तगालियों से लिया था। अवध के नवाब सादत अली ने प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था 1797 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। ईस्ट इंडिया कंपनी
का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था तो सर जॉन चाइल्ड थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज पर अधिग्रहण कर लिया गया था। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। अब यहाँ पर देखिए कुछ मिलान करने के लिए दिया गया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, एक्सलाव चापल की संधि का अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, अनिर्णायक युद्ध था ये। तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। फिर अगला बढ़ते हैं, हम देखते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो 1746 से 48 तक हुआ था। द्वितीय युद्ध 49 से 54 के बीच हुआ था और तृतीय युद्ध 58 से 63 के बीच हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ करी तो डुप्ले नीति, जो बहुत ज़्यादा फेमस थी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था तो सूरत में करा था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी, लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। भारत में फ्रांसीसियों कंपनी के संस्थापक किसे माना जाता है तो कॉलवर्ट को माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना हुगली और चिंसरा में था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी 1632 में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज जो थी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम क्या है तो सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर लास्ट में फ्रांसीसी आए। चलिए हम अगली बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, सही सम्मेलन करना है कौन किसके अंडर आता था, किसने कब्जा किया था तो पौंडीचेरी जो है फ्रेंच ने कर रखा था। गोवा जो है पुर्तगीज के अंडर था। ट्रॉन केवार जो है डेन के, और सद्रास जो था डच में आया था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था कहाँ से तो बिहार से प्राप्त होता था। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ थे तो नागपट्टनम में, चिंसुरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत में, भड़ोच में, आगरा में, कोचीन में, अहमदाबाद में, पटना में। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में कौन आए तो फ्रांसीसी आए थे। कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी किसने करी थी तो जे.वी. मैकाले ने करी थी। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम बात करेंगे एक्सलॉ चैपल जो कि 1748 में, इसकी सन आपको याद रखना है कि संधि के संदर्भ में सत्य कथन क्या था। इससे अंग्रेज को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। वहाँ पर असत्य कथन भी दिए होंगे, यहाँ पर सत्य कथन चुनने के लिए कहा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण है। अंग्रेज को बंगाल विजय के अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये सब उनकी सफलता का बताता है कि अंग्रेज क्यों जीते फ्रांसीसियों से और फ्रांसीसी क्यों असफलता उन्हें मिली। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था तो वो था मुर्शीद कुली खां। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया तो प्लासी का युद्ध जो कि सबसे देखा जाता है 1757 में हुआ था, वही प्रभुत्व को प्रारंभ करा ब्रिटिश के। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम बात करेंगे सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ, प्लासी के युद्ध में ही परास्त हुआ था। भारतवर्ष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए इसे ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। अल्बुकुर्क रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले और लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित कहाँ था तो पश्चिम बंगाल में स्थित था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था 1757 में लड़ा गया था। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुगल स्थानांतरित करी थी, मुंगेर स्थापित करी थी तो ये कौन था, मीर कासिम थे। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। मीर कासिम ने अपनी जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी थी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया तो वो था बक्सर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, 1764 में जो हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था तो शाह आलम द्वितीय थे। बक्सर की लड़ाई के समय दिल्ली का शासक कौन था तो शाह आलम द्वितीय हमने कर चुके हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था तो मीर जाफर थे। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है तो बक्सर का युद्ध माना जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किसने करी थी तो शाह आलम द्वितीय ने करी थी। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान किसने करी थी, मुगल सम्राट ने करी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम।
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त करी थी? तो 12 अगस्त 1765 को करी थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किसे करा था? तो मोहम्मद रजा खान को करा था। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे वो कौन थे? खासी जनजाति थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो राजा टिकैत राय नवाब आसिफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। 18वें शतक में भारत से लड़े गए युद्धों का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर बंडीवाश का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। ये 1760 में हुआ था। बंडीवाश का युद्ध, प्लासी आप 1757 और बक्सर 1764 में हुआ था। बंडीवाश युद्ध जो कि 1760 में हुआ था। बंडीवाश का जो युद्ध है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीसेस जो है ज़्यादातर हर बार रिपीट कर ही देता है, तो इसको आप ध्यान रखना। सन भी, और ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। वह फ्रांसीसी सेनापति जो 1760 में बंडीवाश युद्ध में पराजित हुआ, तो काउंट लाली जो थे वह पराजित हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं सही सम्मिलित युग्म करना है हमें। बक्सर का युद्ध में मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था। बंडीवाश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था। चिलियावाला का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डलहौजी के विरुद्ध सिख। और खुर्दा का युद्ध जो हुआ था निजाम विरुद्ध मराठे हुए थे। भारत में अंग्रेजी का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों के द्वारा जो है अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा विरोध किया गया था। अब दूसरा हम चैप्टर पढ़ते हैं, इसमें है क्षेत्रीय राज्य पंजाब व मैसूर। दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर और में से रणजीत सिंह के राज्य में से सम्मिलित कौन था? तो श्रीनगर। ठीक है, रणजीत जी कहाँ से संबंधित थे? सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह ने राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजा रणजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना कहाँ करी थी? तो लाहौर में। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है कहाँ से प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए मैं दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किसका है? तो ये महाराजा रणजीत सिंह का है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह विषय 23 अक्टूबर को 1893 पर उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। सही कथन क्या है? तो इसमें से सही कथन छांटना है, तो यही है 23 अक्टूबर 1893 को उनका जो निधन हुआ था वह पेरिस में हुआ था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 के परिषद का सदस्य कौन था? तो सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष बने थे। जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मॉन्टसेल बने थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी कौन हुआ था? तो हैदर अली हुए थे। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने करी थी? तो हैदर अली ने करी थी। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवो के युद्ध में हराया था, तो कौन थे? तो सर आयरकूट थे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, तो वो थे टीपू सुल्तान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब हम फिर से बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया। कहाँ पर? कोल्लीपुर में हराया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, तो टीपू सुल्तान के साथ करी थी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए। कब मारे गए? तो 1799 में मारे गए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली इसमें विजित हुए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर निर्णायक हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर में कौन? टीपू सुल्तान पराजित हुए और अपना भूभाग अंग्रेज को दे दिया। और चतुर्थ में टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया। ठीक है, संधि अब यहाँ पर हमें संधि बतानी है। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी। सालवाई की संधि 1782 में हुई थी। और मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। ठीक है, बेगम समरू चर्च जो कि सरदना में मेरठ में स्थित है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान में रखना। सही कथन बताना है हमें। तो यहाँ पर है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड में रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण धन किया। तो सही कथन
यहाँ पर देखिए वहाँ पे कथन दे रखा हो, तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया गया था। उमर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं करी थी, तो किसने नहीं करी थी? हैदराबाद के राज्य के निजामों ने नहीं करी थी। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं अपने गवर्नर जनरल और वायसराय। ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है पीसीएस वालों का, क्योंकि आयोग हर बार इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे पीसीएस प्री हो या फिर आपका आरओ यारो हो। तो आपको इसे बहुत अच्छे से करना है, चाहे तो आप इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। सही कथन बताना है इसमें। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यवकत के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश ये वाला जो है व्यवकत नीति जो थी लॉर्ड डलहौजी ने करी थी, आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के समृद्ध क्षेत्र से जोड़ा था। अब फिर से सही कथन है इसमें ये कहा गया है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वेरिंग हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पर आप तीनों में से डिफरेंस करके देख सकते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वो गवर्नर सिर्फ पूछा है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। घटना घटित इन सब के बताने तो ये कब कब हुए थे? तो बक्सर का युद्ध 1764 22 अक्टूबर को हुआ था। क्लाइव का पुनः भारत में आगमन 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि 1765 अगस्त में हुई थी। वेरिंग हेस्टिंग्स का जो गवर्नर जनरल बना था वो 1774 में बने थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? तो राजा चेत सिंह ने करा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे याद रखना, ये यूपी स्पेशल में भी बनता है। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने करी थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने करी थी। कथन है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वेरिंग, ये एशियाटिक सोसाइटी 1784 में, शायद मुझे ध्यान आ रहा है, वेरिंग हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। एक बार आप इसका सन और ज़रूर देख लीजिएगा। और उससे सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था का अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार दिया था। कारण वेरिंग हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक थे, जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि दोनों कथन और कारण सही हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने बनाई थी? तो ये थे वेरिंग हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्वैत शासन किसने करा था? तो वेरिंग हेस्टिंग्स के द्वारा ये करा गया था। फिर बढ़ते हैं हम अपना अगला। वह गवर्नर जनरल जिसने ब्रिटिश संसद पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो वेरिंग हेस्टिंग्स के ऊपर। घटनाएं बक्सर का युद्ध देखिए कितनी बार रिपीट हो गया है। 1764 में। सहायक संधि 1798 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार कब समाप्त हुआ? तो 1833 में। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813 में। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने करी थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसिद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है, तो कॉर्नवालिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राय कंपनी बहादुर को शान शौकत में स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? दरोगा को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र थी वो कहाँ थी? तो गाजीपुर में थे। 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, ये याद रखना है आपको। लॉर्ड वेलेस्ली काय की सहायक संधि स्वीकार करने वाले कौन थे? पेशवा बाजीराव सेकंड थे। सहायक संधि को क्रियान्वित किसने करा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुई थी। सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम थे। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया और में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्य का सही क्रमांक। तो सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध और फिर सिंधिया। सिंगोली की संधि 1815 में हुई थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब था। देखिए यहाँ पर नोट भी दिया गया है, यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो हैदराबाद होगा, और सिर्फ सहायक संधि पूछा जाएगा तो अवध के नवाब होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि का सूत्रपात, ये देखिए कितनी बार रिपीट हुआ। ये सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की
प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिससे ब्रिटिश पताका फहराई लॉर्ड वेलेस्ली ने अंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था, वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये एक पूरी कॉपी में लिस्ट बना लीजिएगा कौन से युद्ध किस टाइम हुआ और उसमें कौन कौन से गवर्नर जनरल थे। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। मैंने भी ऐसे ही करा था अपनी कॉपी में। हेक्टर मुनरो किससे संबंधित है? बक्सर का युद्ध से लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध से लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे, 1820 से 1827 तक रहे। आगे बढ़ते हैं हम। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कैप्टन सुलेमान कौन थे? ठगों का दमन किसने करा था? तो कैप्टन स्लीमैन ने करा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में। इसका सन भी याद रखिएगा। ये दोनों ही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर बार आयोग जरूर पूछता है। बंगाल में दासों के निर्यात पर कब रोक लगी थी? तो 1789 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध में अंग्रेजी का विलय कुप्रशासन के कारण हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 ईस्वी में हुआ था। ये आपको जो सन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने कब किसका विलय हुआ था। देखिए नीचे आप पूछा भी गया है। पंजाब का विलय 1849 में हुआ था, 1848 में सतारा का, 1856 में अवध का, 1855 में करौली का विलय हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। बागाद रियासत में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था तो 1850 में। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित करी थी तो विलय ला हो रहा है तो डलहौजी आ गया। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत में जिस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था डलहौजी का था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर, सतारा राज्य का विलय सही क्रम सबसे पहले सतारा का, फिर संबलपुर का और फिर झांसी का। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न एलन ब्रुक के समय हुई थी। सिंध पर विजय कब्जा कब किया गया था? तो 1843 ईस्वी में, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। उस समय अवध के ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो जेम्स आउटरम थे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ में। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण मुंबई और ठाणे में 1853 और पहली रेलवे लाइन कब शुरू करी गई थी? 1853 में। तीनों ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेल से संबंधित। आगे बढ़ते हैं हम। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ करी थी तो ग्रैंड इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार कहाँ हुआ है? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। ठीक है, 1 नवंबर 1858 ये सन और डेट बिल्कुल याद रखिएगा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। भारत का प्रथम वायसराय, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय, ये सब आपको याद रखने हैं तो लॉर्ड कैनिंग थे। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित 1858 में सामग्री में घोषणा किया गया था। ठीक है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया की जो यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री को नियुक्त किया गया था तो 1877 में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था तो लॉर्ड एलन ब्रो। और ये साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर एक साथ दे रखा है कौन कौन से वो थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त करा था। वेलेस्ली ने सहायक संधि करी थी। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपकत का सिद्धांत करा था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे तृतीयांग मराठा युद्ध थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 17वां रेगुलेशन 1829 जो कि सती प्रथा समाप्त की गई थी वही इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। फिर से देखिए स्थायी बंदोबस्त कितनी बार पूछा गया आप खुद ही देख सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त 1818 में करा गया था। सर जॉन शोर निष्क्रियता। एलन ब्रो ने सिंध का विलय। अवध का विलय डलहौजी ने। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हैं। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण। लॉर्ड डफरिन ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आगे बढ़ते हैं हम।
लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, लॉर्ड लिटन द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध का प्रारंभ, राजपुताना में देशी रियासतों के साथ 1817-18 के अधीनस्थ संधि बातचीत किसने करी थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति कर रहा था तो जॉन लॉरेंस थे। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड मेयो की करी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अफगानिस्तान के प्रति जोश फ्री अग्र यानी कि फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल लिटिन थे। भारत में वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा लॉर्ड लिथिंगो। लॉर्ड कर्जन द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल यानी कि पहले नंबर पे ये और दूसरे पे ये। भारत में स्थानीय स्वयं शासन संस्थाएं 1882 में सशक्त कब की गई? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, स्थानीय स्वशासन। ठीक है दोस्तों, ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन है। अब आया इल्वर्ट बिल। विवाद संबंध किससे था? तो यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से संबंधित था। भारत महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने के स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का विवरण कब किया गया? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन लॉर्ड रिपन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्लाइव भारत में दोहरा शासन लाए थे। बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मेंटकॉफ जो थे प्रेस से प्रतिबंध हटाया था इन्हें। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा निषेध करा था। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन से। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था उससे संबंधित हैं। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कर्जन के काल में हुई थी और ये इसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट कब पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से करी थी। किसने करी थी? जी के गोखले जी ने करी थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने करी थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन वायसराय का सही कार्यक्रम। कर्जन आए, फिर हार्डिंग आए, फिर चेम्सफोर्ड आया और फिर इरविन आई। 1905 में आए थे और हार्डिंग जो आए थे जब दिल्ली राजधानी में करी गई थी। चेम्सफोर्ड आए थे। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जब वो आया था। ठीक है, फिर इसके आगे हम करते हैं असैनिक प्रशासन। 1905 के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। फूट डालो राज करो नीति जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो द्वारा अपनाई गई थी। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहती होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूँ। ये किसका था कथन? लॉर्ड कर्जन का था। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें अंग्रेज के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल करी थी। लॉर्ड मिंटो थे जो कि मिंटो का आया था 1909 में। ये वही बात करी गई है। ठीक है, भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो रीडिंग थे लॉर्ड। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी की नीति थी। वर्निकुलर प्रेस एक्ट लिटिन के थे। इल्वर्ट विल रिपन के थे। ठगी का दमन विलियम बेंटिक और रिंग फेस नीति वेरिंग हेस्टिंग्स से संबंधित थी। ब्रिटिश भारत में राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था जो कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कालक्रम में। ठीक है, देखिए घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि कब कौन से काल में कौन से ईयर में कौन से गवर्नर जनरल ने क्या नीति अपनाई, कौन सा काम करा। देखिए चूक सिद्धांत और हड़प नीति किसने करा? डलहौजी ने। बंगाल का विभाजन कर्जन ने। बंगाल का दोहरा शासन क्लाइव ने। सामाजिक सुधार बेंटिक जो कि सती प्रथा खत्म करी थी 1829 में, तो ये वही बात आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं सूची फर्स्ट है उसको सूची सेकंड से मिलाना है। बंगाल का फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल व पहला मार्क्वेस। भारत का गवर्नर जनरल चार्ट एक्ट 1833 के अधीन जेम्स एंड्रयू ब्राउन्स रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्क्वेस। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय। इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 गिलबर्ट जॉन इलियट मरे कनिंगमाउंट मिंटो का अर्ल। और फिर गवर्नर जनरल व सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन आर्कीबाल्ड पर्सिवल वेवल वाइकाउंट और अल वेवल। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान की गई थी तो कैनिंग के काल में करी गई थी। तो यहाँ पर देखिए हमारा ख़त्म हो गया गवर्नर जनरल और वायसराय वाला चैप्टर। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और ये हमारा आखिरी चैप्टर है इस वीडियो का। चलिए देखते हैं। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस
भारत की संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो होम चार्जेस के संगठन थी। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ठीक है। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों को कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण क्या था? तो धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति के निवेश करने को तरजीह दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर हम बात करेंगे इस्तेमारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू करा था। स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किसने किया था? कॉर्नवालिस। और प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त किसने करा था? जमींदारी से संबंधित किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? तो 1793। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थायी बंदोबस्त से कितनी चीज़ें यहाँ पर संबंधित हैं और कितना घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर क्या था? कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए ये लापरवाही बरती जा रही थी। फिर बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। देश में बंगाल और बिहार में भूमि के किराएदारों को अधिकारों में बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो 1885 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध में अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुद्रो, एल्फिंस्टन और बिनगेट और गोल्ड स्मिथ, ये आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि इसमें सब रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये सब दे रखे हैं और कौन से प्रांत में कब लागू करे गए थे आपको ध्यान रखना है। सर थॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित वह कौन था? तो रैयतवाड़ी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ करी थी? तो मद्रास में। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लिया। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था कहाँ? दक्षिण और पश्चिमी भारत में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत में पट्टा देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, क्या कहलाती थी? रैयतवाड़ी प्रथा। सत्य कथन बताना है इसमें, तो आंसर दे रखा है ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। इससे किसानों को अलग अलग प्रकार जो है उनके वर्ग बन गए थे। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये रिपीट होता है ज़्यादातर। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1900 में किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप संबंधित राज्य दे रखे हैं और कौन सी व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू करी गई थी। तो जजमानी जो है उत्तर भारत में करी गई थी। 12 बलूट है महाराष्ट्र में करी गई थी। मिरासी जो है तमिलनाडु में करी गई थी और अडाडे जो है कर्नाटक में की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल प्रतिशत व्यय कितना होता था? तो 40% होता था। आगे बढ़ते हैं हम। दादा भाई नेहरू जी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा क्या थी? तो भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है, जिसके लिए भारत का कोई भी वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता। ये सब चीज़ें निर्यात कर दी जाती थी। भारत बिल्कुल खोखला होता जा रहा था। ये दादा भाई नेहरू जी द्वारा जो ड्रेन थ्योरी दी गई थी उसमें बताया गया था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने। निकास के सिद्धांत दादा भाई नेहरू जी ने करा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन घुमाकर पूछे गए हैं लेकिन आंसर एक ही है, तो आपको बहुत अच्छे से इसे पढ़ना है। सत्य कथन बताना है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूलन था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? तो दादा भाई नेहरू जी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और आर.सी. दत्त थे। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे, सर सैयद अहमद खां में से दादा भाई नेहरू जी के उच्चारण सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। कौन नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खान नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी? तो 1901 में करी गई थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी थी? तो दादा भाई नेहरू जी की थी।
फिर आगे बढ़ते हैं हम। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने वाले भारतीय जाने वाले दादा भाई नेहरू प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल का टिकट चुनाव लड़ा, तो उदारवादी दल के थे। दादा भाई नेहरू जी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात का अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। यह विचार किसका था? तो कार्ल मार्क्स जी ने दिया था। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत की पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नेहरू जी ने। फिर रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय एजेंट कौन थे? तो बेनियान, जो कि बनिया भी कह सकते हैं हम। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। वह कथन जो औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी में भारत में पड़े प्रभाव की व्याख्या करता है, तो कौन करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट किए गए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी हो गई 5 टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए हम कल पार्ट 2 देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है, चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर ARO हो। तो कल हम टॉपिक करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 में पत्रिकाएं, पुस्तकें और लेखक और उनके आगे के टॉपिक। मिलते हैं हम कल की वीडियो में। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना।